नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 21 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसको आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के देख सकते हैं और परीक्षा में जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था के सेक्शन में, इकोनॉमी के सेक्शन में भी इसे पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके विषय की, किस विषय पे ये आर्टिकल है। तो पिछले कुछ समय से हम लगातार भारत और आरसीईपी के मध्य संबंधों की लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस पे हमने कल भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से भारत ने जो व्यापक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, जो आसियान का जो एक महत्वपूर्ण मेगा एफटीए है आरसीईपी, उससे भारत ने स्वयं को अलग कर लिया है। और जिस प्रकार से भारत का ये फैसला रहा है, उसके कई विद्वान उसकी आलोचना भी कर रहे हैं और इसके संदर्भ में हम लगातार आर्टिकल्स को प्राप्त कर रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर में। अब इसके संदर्भ में आज का जो हमारा आर्टिकल है वह इस बात पे केंद्रित है कि किस प्रकार से जिन कारणों के चलते भारत ने आरसीईपी में भागीदारी करने से इनकार किया था, वह जो कारक हैं वह कारक वर्तमान में भी विद्यमान हैं और ये इस बात को भी इंगित करते हैं कि ऐसा भविष्य में भी हो सकता है कि भारत आरसीईपी में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से शामिल ना करे। बावजूद इसके कि भारत ऑब्जर्वर स्टेटस को अभी प्राप्त किया हुआ है और इसके संदर्भ में लगातार ये आशा की जा रही है कि भारत आरसीईपी का आगे चलकर भाग बन सकता है। हालांकि हमारा यह जो आर्टिकल है वो इस बात की विवेचना करता है कि भारत आरसीईपी का भाग तभी बन सकता है जब उसके पक्ष में भी कुछ बातें हों, और वर्तमान में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो निकट भविष्य में भारत द्वारा आरसीईपी का भाग बनने के जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी कम ही दिखाई देती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप भारत द्वारा आरसीईपी को ज्वाइन ना करने के संदर्भ में आप लिख सकते हैं, उसकी जो चर्चा है वो इसके तहत की गई है, जिसकी हमने चर्चा पिछले काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं। अब इसके तहत हम कुछ और बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि भारत आरसीईपी से बाहर निकल गया है। भारत ने आरसीईपी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अगर आरसीईपी के बारे में बात करें तो आरसीईपी का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जो एक मुक्त व्यापार की संधि है। यह एक एफटीए है जो आसियान, जो 10 देश का एक संगठन है, वो अपने 6 एफटीए पार्टनर के साथ किया है। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों से मिलकर बना एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों से मिलकर एक संगठन बना है जिसका नाम है आसियान, और इसमें शामिल हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यह 10 देश हैं। इन 10 देशों ने समय समय पर दुनिया के दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया और इस क्रम में उसने 6 देशों के साथ अपने एफटीए को किया है। यह 6 देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और भारत। अब आगे चलकर आसियान के मन में ये विचार आया कि उसने जो इन देशों से अलग अलग भागीदारी कर रखी है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम आपस में मिलकर ही एक एफटीए कर लें। इस प्रकार से जन्म हुआ एक नवीन संकल्पना का, जिसे हम कहते हैं आरसीईपी। तो आरसीईपी क्या है? तो आसियान के 10 देश जिन्होंने 6 अलग अलग देशों के साथ जो आर्थिक समझौते, जो एफटीए कर रखे थे, उन एफटीएस को अब उसने
साथ में मिलकर एक नया रूप दे दिया और इसी को नाम दिया गया RCEP। तो जब इसकी वार्ताएं प्रारंभ हुई थीं तो चूंकि भारत ने भी आसियान के साथ अपना एक FTA कर रखा है, तो भारत भी इसकी वार्ताओं में शामिल था। लेकिन जब इसको अंतिम रूप दिया जाने लगा तो भारत द्वारा इसके विपक्ष में बहुत सारी बातें कही गईं, बहुत सारी इसकी जो शर्तें थीं वो भारत को पसंद नहीं आई, और जब ये अंतिम रूप से मटीरियलाइज हुआ तब भारत इसका भाग नहीं बना। तो जब भारत इसका भाग नहीं बना है, उसके बाद से ही इसकी जो आलोचना है वह कई आधारों पे की जाती रही है, जिसको हम समझेंगे। तो ये आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जिसमें आसियान के 10 देश हैं और साथ ही इसके जो FTA पार्टनर्स हैं, 6 FTA पार्टनर, इनसे मिलकर बनता है कुल 16 देशों का RCEP, जो वर्तमान में 15 देशों में युक्त है। क्यों? क्योंकि भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। तो भारत को छोड़कर बाकी देश को आप देख सकते हैं, इसमें चीन सबसे बड़े देशों में से एक है, इसमें कोरिया, दक्षिण कोरिया शामिल है, इसमें जापान शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसमें न्यूजीलैंड शामिल है। साथ ही साथ इसमें आसियान भी शामिल है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग आप कह सकते हैं 63 करोड़ है, और इनकी अगर क्यूमुलेटिव GDP कही जाए, इनकी कुल GDP कही जाए तो लगभग $2.5 ट्रिलियन की इनकी GDP भी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े FTA में यह शामिल हो गया है और इसने इस मामले में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को पीछे छोड़ दिया है। अब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसको अभी आगे हम देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या कि जो 15, चूंकि भारत शामिल नहीं हुआ, तो 15 देशों के द्वारा अपनी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए RCEP पे हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बन गया है। अगर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो RCEP सदस्यों का विश्व के कुल आउटपुट और जनसंख्या में भागीदारी 30% है। विश्व के टोटल वर्ल्ड ट्रेड में इनकी भागीदारी 28% है। वहीं इनके कुल आंतरिक व्यापार में, आंतरिक व्यापार का मतलब क्या हुआ कि आसियान के 10 देश और इनके 6 FTA पार्टनर्स जो आपस में व्यापार करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्रा ट्रेड, तो यह जो इंट्रा ट्रेड है वह ही 44% है। यही कारण है कि FTA अगर इन सबके मध्य किया जाता है तो यह जो इंट्रा ट्रेड है इन 15 देशों के मध्य, वो आगे बढ़ सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी कुछ पृष्ठभूमि की। इसमें 2011 से ही बातचीत प्रारंभ हो गई थी, जो 2012 और उसके बाद और ज़्यादा आप कह सकते हैं औपचारिक आधार पर आगे बढ़ी। इसमें आसियान देशों ने अपने को केंद्र में रख के बातचीत को प्रारंभ किया और इसके तहत कोशिश की कि न केवल वो टैरिफ की बाधाएं दूर कर सकें, बल्कि विभिन्न नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी दूर कर सकें। टैरिफ बाधाओं का मतलब क्या हुआ? तो जो सीमा शुल्क होता है, सीमा शुल्क का मतलब क्या हुआ? तो सीमा शुल्क के तहत जो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर जो विविध प्रकार के जो शुल्क लगाए जाते हैं, जो विविध प्रकार के आप कह सकते हैं जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है टैरिफ लगाए जाते हैं, उसको न्यूनतम या फिर आप कह सकते हैं लगभग शून्य के स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिनको NTB के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या आता है? तो नॉन टैरिफ बैरियर्स के तहत बहुत सारे दूसरे ऐसे तरीके आते हैं जिसके माध्यम से किसी दूसरे देश से आने वाले वस्तुओं और सेवाओं आदि को रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि उसमें हम कोई कोटा लगा देंगे, हम इसमें कोई नकारात्मक सूची बना देंगे, हम इसके तहत साफ सफाई के मानकों को स्थापित कर देंगे। इस प्रकार से जो है बिना टैरिफ लगाए हम कोटा बना देंगे, हम एक निश्चित सूची बना देंगे, हम साफ सफाई के जिसको फाइटो सैनिटरी नॉर्म्स कहा जाता है,
उसको जो है लगा के हम किसी दूसरे देश की वस्तु को अपने यहाँ आने से रोक सकते हैं। तो आसियान के माध्यम से जो ये एफटीए किया जा रहा है उसमें ये प्रयास है कि हम ये दोनों जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकें, ताकि चाहे वस्तुओं का आयात निर्यात हो, चाहे सेवा का आयात निर्यात हो, या फिर निवेश एक देश से दूसरे देश में जाए, वो आसानी से आगे बढ़ सके और इनके देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो भी आगे मुक्त रूप से उसकी आवाजाही हो सके। इसके लिए कोशिशें की जा रही है कि जो टैरिफ, जो शुल्क लगाए जाते हैं, ना केवल उनकी संख्या कम की जाए, साथ ही साथ उनको न्यूनतम भी किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आदर्श तो यह है कि वो 0% पे हो, लेकिन अगर 0% ना भी हो सके तो कम से कम उसे किया जाना चाहिए, जिसमें 1%, 2% या इसी प्रकार से जिस देश की जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से टैरिफ को न्यूनतम किए जाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। इसके तहत निवेश को बल दिया जा रहा है, जिसमें निवेश की जो बाधाएं हैं उनको कम करते हुए निवेश को बढ़ावा देना, निवेश का संरक्षण करना, निवेश के संबंध में सुविधा को बढ़ाया जाना और निवेश के उदारीकरण पर बल देना इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। अब कई बार जो अभी हमने बात की कि जो आरसीईपी की जो तुलना है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से की जाती रही है। हालांकि टीपीपी की तुलना में, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की तुलना में जो आरसीईपी है वो कहीं अधिक सरल है। अगर हम बात करें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की, जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, वह मूल रूप से कुल 12 देशों का एक एफटीए था। ऐसे 12 देश जो अटलांटिक और प्रशांत सागर के तटवर्ती देशों में शामिल हैं। अब इसमें जो भागीदारी की गई उसमें मूल रूप से 12 देश शामिल थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। तो जिस प्रकार से आरसीईपी है, उसी प्रकार से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के माध्यम से भी जो पैसिफिक ओशियन के तटवर्ती देश हैं उनमें मुक्त सेवाओं, वस्तुओं आदि के बढ़ावे को दिया गया था और इसके माध्यम से 2016 में इन राज्यों ने हस्ताक्षर किए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जनवरी 2017 में टीपीपी से अमेरिका को बाहर कर दिया और इस प्रकार से यह जो भागीदारी जो होने जा रही थी वह मटीरियलाइज नहीं हो सकी। अब जब 12 में से जब एक माइनस हो गया तो बचे 11 और इन शेष 11 ने एक फिर से भागीदारी करी जो टीपीपी के ही समान थी, हालांकि इसके नाम थोड़ा सा अलग हो गया, जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता उन्होंने किया जो टीपीपी 11 कंट्रीज थीं और यह जो समझौता था वो लागू हुआ 30 दिसंबर 2018 को। इसका जो एक टीपीपी था, इसका उद्देश्य है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके मध्य हम आयात निर्यात को जो लगने वाले जो शुल्क हैं उसमें कमी ला सकें। अगर हम आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें जो शामिल 11 देश हैं उनकी आबादी लगभग 80 करोड़ है और इनके द्वारा विश्व का लगभग 40% व्यापार किया जाता है। साथ ही साथ चूंकि इसमें से बहुत सारे जो देश हैं वो यूरोपीय संघ के देशों के आसपास अवस्थित हैं, इसके चलते ये यूरोपीय संघ के देशों के इर्द गिर्द एक एकाकी बाजार का सृजन करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक तरफ हो गया हमारा यूरोपियन यूनियन, एक तरफ हो गया हमारा टीपीपी और एक तरफ हो गया हमारा आरसीईपी। अगर इन तीनों को शामिल कर लें तो हम ये पाएंगे कि दुनिया मूल रूप से 3 मेगा ब्लॉक्स रीजन्स में अब बट चुकी है, जिनमें आपस में एफटीए है और भारत के लिए आप कह सकते हैं कि भारत इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है और ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब ये जो आरसीईपी है, जब उसकी तुलना की जाती है
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के साथ। तो ये कहा जाता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कई सारे ऐसे मुद्दों को भी शामिल कर लेती है जिसका संबंध सीधे सीधे व्यापार से नहीं है, जैसे कि श्रम संबंधी बहुत सारे विवादित तथ्य जो देशों के घरेलू सुविधा का मामला हो सकता है। इसमें विविध प्रकार के पर्यावरणीय संबंधी मानकों को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण जैसे मुद्दे जो घरेलू अर्थव्यवस्था का भाग हो सकते हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। और इसके माध्यम से जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है वह काफ़ी जटिल हो जाती है। अब अगर इसकी तुलना करें हम RCEP से, तो RCEP मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन WTO के सिद्धांतों पर कार्य करता है ताकि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में हम सुधार कर सकें। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा जैसे मुद्दों के लिए भी काम किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इसके संदर्भ में देख सकते हैं। ये एक मैप है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के देशों का, जिसके माध्यम से आप इसे याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। और इसके तहत आप पाएंगे कि बहुत सारे इसके जो देश हैं वो RCEP का भी भाग हैं। तो इसके चलते जो है ये दोनों FTA काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आसियान देशों द्वारा जो RCEP साइन किया गया है उसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि हम टैरिफ को कम कर सकें। जैसे कि चीन द्वारा इसमें औसतन टैरिफ जो 2014 का जो बेस ईयर है उसके आधार पर जो एवरेज टैरिफ है उसको 9.4% से कम करते हुए आने वाले 10 सालों में इसको 1.2% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो 90% जो इंपोर्ट हों उन पर टैरिफ कम किया जा सके। इसके तहत जो सेंसिटिव लिस्ट है या जो एक्सक्लूजन वाली लिस्ट है उसमें जो वस्तुएं शामिल की जाएंगी उनको भी कम से कम रखने का प्रयास किया जा रहा है। और चीन के समान ही जो दूसरे इसके भागीदारी देश हैं जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, उन्होंने भी इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो मार्केट एक्सेस है, जो वस्तुओं और सेवाओं की बाजार तक पहुंच है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा सके और जो आयात और निर्यात के संदर्भ में जो बैरियर्स होते हैं उनको कम किया जा सके। अब इसके संदर्भ में कुछ आलोचना के बिंदुओं को भी दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वस्तुओं के आयात निर्यात तक तो बात एकदम ठीक है, लेकिन जब बात आती है सेवा के निर्यात की, जब बात आती है निवेश को बढ़ावा देने की, तो इसमें RCEP उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितनी उसकी अपेक्षा थी। और यहीं से जो है भारत की चिंताएं प्रारंभ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत मर्केंडाइज के मामले में, वस्तुओं के मामले में चीन सहित जो RCEP के लगभग 11 देश हैं उनमें व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। भारत का जो एडवांटेज है वो मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में है और इस सेवा क्षेत्र में भी भारत को जो मार्केट पहुंच, जो बाजार पहुंच मिलनी चाहिए थी वो RCEP द्वारा इतने रूप में प्रदान नहीं की गई। साथ ही साथ भारत चूंकि एक श्रम प्रधान देश है, भारत चूंकि एक रोजगार सघन वाला देश है, इसके चलते भारत की जो श्रम शक्ति है उसको भी ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो RCEP कंट्रीज़ में मुक्त रूप से आवाजाही कर सके। चूँकि भारत को ये सारी सुविधाएं नहीं मिली, भारत के पक्ष में बहुत कम बातें थीं, भारत के विरोध में ज़्यादा बातें थीं, इसी के चलते भारत इससे वॉकआउट कर गया। जिसके तहत सेवाओं के संदर्भ में RCEP बहुत ज़्यादा उदारीकृत नहीं है। इसके तहत जो नेचुरल पर्सन्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके आवागमन पर पर्याप्त रोक लगाई गई है, जिसमें केवल और केवल एक्सेप्शनली हाई स्किल्ड जो पर्सन्स हैं वही जो हैं एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से जा सकते हैं। और भारत में जो हाई स्किल्ड लेबर है उसकी संख्या ज़्यादा नहीं है। यही कारण है कि भारत ने इसके संदर्भ में बहुत सारी चिंताएं जाहिर की, जैसे कि भारत द्वारा ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अपनी चिंताएं जाहिर की गई हैं और भारत का ये कहना है कि ई-कॉमर्स का ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा जो स्पष्ट रेगुलेशंस होने चाहिए वो नहीं हुए हैं और इसके लिए काम करने की ज़रूरत है।
इसी के साथ एक और विशेष मैकेनिज्म जिसे कहते हैं इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ISDS मैकेनिज्म, इसके संदर्भ में भी अभी पूर्ण रूप से स्पष्टता नहीं हो पाई है। तो ISDS मैकेनिज्म क्या होता है? तो इसके तहत जो निवेश करने वाली जो कंपनियां होती हैं, वो निवेश वाली कंपनियां अगर किसी तरीके की समस्या को पाती हैं, अगर किसी तरीके की चिंता को पाती हैं, तो वो राज्य पर दावा कर सकती हैं, वो राज्य पर केस कर सकती हैं, और यह जो है राज्य को कई बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में खड़ा कर सकता है। इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा, जिसका एग्जाम्पल है वोडाफोन वाला केस। वोडाफोन का केस आपने अभी पढ़ा ही होगा, जिसमें वोडाफोन मामले को ले गया मध्यस्थता न्यायालय में, हेग के मध्यस्थता न्यायालय में, और मामला जो है वो वोडाफोन के पक्ष में गया। इसी तरीके से भविष्य में केन एनर्जी जो है, जो केन एनर्जी नाम की जो कंपनी है, और इसी के साथ और भी बहुत सारे जो मामले हैं वो लंबित हैं, और कभी भी मामला भारत के विपक्ष में आ सकता है। तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसकी स्थिति RCEP में क्या होगी, यह अभी तरीके से स्पष्ट नहीं है। मुख्य रूप से भारत का ये कहना है कि जो भारत को बाजार पहुंच चाहिए थी, विशेष रूप से IT क्षेत्र में जो बाजार पहुंच चाहिए थी सेवा के क्षेत्र में, वो जो है भारत की सुविधा के अनुसार प्रस्तुत नहीं है। और जो आलोचकों का कहना है वो ये कहना है कि यह जो टैरिफ है, यह जो RCEP है, वो जो है चीन से अप्रत्यक्ष FTA के समान है, और इससे भारत का जो बाजार है वो चीन के सामानों से भर जाएगा। तो यह जो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में भारत ने अभी हाल में ही अपनी आर्थिक प्रगति को स्पष्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी लागू किया है, और इसके माध्यम से भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारी जो घरेलू वैल्यू चेन है, जो हमारे आर्थिक स्थिति है, वो ज़्यादा बेहतर हो सके, हम आत्मनिर्भर हो सकें। वहीं दूसरी ओर RCEP का जो मैकेनिज्म है वो क्षेत्रीय वैल्यू चेन पर बल देता है, वो दूसरे देशों में विकास पर ज़्यादा बल देता है। यही कारण है कि भारत ने अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए RCEP पर हस्ताक्षर नहीं किए, और भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि जब तक भारत की ये चिंताओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक RCEP से जो वार्ता है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखने की ज़रूरत है, और लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह एक बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एडिटोरियल पेज से ये लिया गया है, और इसका संबंध एक महत्वपूर्ण सर्वे से है जिसे कहते हैं टाइम यूज सर्वे। इसको शॉर्ट में कहा जाता है TUS, टाइम यूज सर्वे से इसका संबंध है। हम इसमें देखेंगे कि टाइम यूज सर्वे होता क्या है, इसके तहत क्या मापा जाता है, किस चीज़ की इसमें गणना की जाती है, और यह किस प्रकार से GDP में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। तो टाइम यूज सर्वे के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत सरकार द्वारा अभी हाल में ही ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे 2019 प्रकाशित किया गया है। टाइम यूज सर्वे 2019 प्रकाशित किया गया है, और इसके तहत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा कार्य किया गया है। अब अगर टाइम यूज सर्वे, या जिसको शॉर्ट में TUS कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करें, तो टाइम यूज सर्वे किसी एक व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में बिताए गए विभिन्न कामों की गतिविधियों को मापता है। इसके तहत होता क्या है कि इसमें जो टाइम लिया जाता है वो सुबह 4 बजे से अगले दिन के सुबह 4 बजे का टाइम लिया जाएगा, और इसमें व्यक्ति को कहा जाता है कि आप अपनी गतिविधियों के बारे में बताइए कि आपने इस पूरे दिन में क्या किया, कितने घंटे आप नौकरी में गए, कितने घंटे आपने घर में बिताए, कितने घंटे आप जो है अपने दोस्तों से मिलने गए, कितने घंटे जो है आपने आराम किया, कितने घंटे जो है आपने आप कह सकते हैं आपने जो है घरेलू काम किया, कितने घंटे आपने अपने माता पिता आदि की सेवा की, और कितने घंटे आपने
मनोरंजन आदि में बताए। यानी एक तरीके से आपकी 24 घंटे की पूरी गतिविधि को नोट किया जाता है और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारे देश के जो व्यक्ति हैं वह किस प्रकार से अपनी गतिविधि को शामिल कर रहे हैं। अगर हम पुरुषों के संदर्भ में देखें तो इसको एक नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह आप ले सकते हैं, लेकिन अगर महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो यह इस बात को इंगित करता है कि किस प्रकार से महिलाएं, विशेष रूप से जो गृहिणी वर्ग की महिलाएं होती हैं, वह अपने जीवन का अधिकांश जो समय है वह अनपेड एक्टिविटीज़ में गुजार देती हैं। अनपेड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे घरेलू काम करने में संलग्न रहती हैं जिनका अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से गणन नहीं किया जाता, जिनका कैलकुलेशन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं हो पाता। और इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए टाइम यूज सर्वे मुख्य रूप से किया जाता है, जिसके तहत मूल रूप से पुरुष और महिलाओं के द्वारा किए गए भुगतान और गैर भुगतान वाली गतिविधियों को अंकित करके इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। यानी पुरुष और महिला द्वारा जो काम किया गया वो कितना काम पेड था, कितना काम अनपेड था, और इसके तहत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले जो बहुत सारे गैर भुगतान वाली गतिविधियां हैं उनका अंकन किया जा सकता है। जैसे कि उनके द्वारा जो घर के लोगों की सेवा करने वाली जो गतिविधियां होती हैं, केयर गिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके तहत जो उनके द्वारा वॉलंटियर कार्य किया जाता है, स्वैच्छिक कार्य किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। इसके तहत उनके द्वारा किए जाने वाली गैर भुगतान वाली घरेलू सेवाओं की गणना की जाती है। और साथ ही साथ जो विविध जो समाज के व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए, चाहे वो सीखने के लिए कुछ कर रहे हों, चाहे वो लोगों से सोशलाइज होने के लिए, सामाजिक होने के लिए कुछ काम कर रहे हों, चाहे वो आराम करने के लिए लेज़र एक्टिविटीज़ में कुछ कार्य कर रहे हों, या फिर वो अपने खुद को ध्यान रखने वाली गतिविधियां, नहाना धोना, खुद को स्वच्छ रखना, इस तरह की गतिविधियों का भी इसमें अंकन किया जाता है। मूल रूप से इसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया 24 घंटे की एक डायरी के माध्यम से जो उनकी गतिविधियां हैं उसको अंकित किया जाता है, और इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके संदर्भ में कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जिनको ध्यान में रखकर इस तरीके की जो गणना है वो की जाती है। अब इसके तहत जो है भारत द्वारा भी 2019 में इसके जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से गणना की जाती है, जिन जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उन बातों को भारत ने कई सारी मानकों पर इग्नोर किया है। और यही कारण है कि जो टाइम यूज सर्वे है उसकी जो आलोचना है वो अनेक आधारों पे की जाती रही है। अब इसकी किन किन आधारों पे आलोचना की गई है उसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो टाइम यूज सर्वे है उसकी आलोचना 2 आधारों पे की जा रही है। जैसे कि जो टाइम यूज सर्वे है मुख्य रूप से अनपेड एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखने के लिए गणित किया जाता है, जिसे SDG सतत विकास लक्ष्य के 5.4 लक्ष्य में भी शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्य का 5.4 जो लक्ष्य है और ILO का जो इस संबंध में एक संकल्प पत्र है, उन दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए इसको किया जाता है। मुख्य रूप से जो सतत विकास लक्ष्य 5.4 है उसका संबंध उन गतिविधियों से है जिनके लिए भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य, जो स्वैच्छिक कार्य किए जाते हैं, उन सब की गणना के लिए इसको किया जाता है, ताकि जो महिलाएं जो गैर भुगतान कार्यों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं उसको भी महत्व दिया जा सके। अब अगर इस तरीके की गणना को बढ़ाया जाएगा तो इसके माध्यम से न केवल गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है, अपितु कौशल विकास भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
ठीक है। अब इसके तहत आपको जो ILO का जो प्रतिज्ञा पत्र है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। जो ILO का जो प्रतिज्ञा पत्र है उसका संबंध कार्य को परिभाषित किए जाने से है, ताकि व्यक्ति के उत्पादक कार्य की हम गणना कर सकें और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा जो अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा रहा है उसका हम आकलन कर सकें। इसके तहत जो व्यक्ति द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको अनेक श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि वो कोई रोजगार जब करता है तो किस प्रकार से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वो कर रहा है। कोई वो काम ऐसा भी कर सकता है जिसमें वो खुद के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा हो। वो ऐसा भी कोई काम कर सकता है जिसमें वो ट्रेनिंग में हो और इसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं किया जा रहा हो। वो खुद से वॉलंटियर वाला कोई स्वैच्छिक कार्य, सेवा का कार्य भी कर सकता है, और ऐसे भी उसके कार्य किए जा सकते हैं जिसके लिए उसको भुगतान ना किया जाए। तो मूल रूप से इसमें कोशिश ये की जाती है कि हम अर्थव्यवस्था में केवल और केवल इस बात को ध्यान में ना रखें कि किन वस्तुओं के द्वारा, या आप कह सकते हैं किन कार्यों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का केवल और केवल उत्पादन ही किया गया। इसमें पहली बार ये कोशिश की गई कि जो घरेलू गैर भुगतान वाली सेवाएं हैं उनको भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सके, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसको हम पता कर सकें। अब इसके संदर्भ में टाइम यूज सर्वे किया जाता है, लेकिन कई आलोचकों का ये कहना है कि यह जो दो उद्देश्य थे, जिसमें SDG एक उद्देश्य था और दूसरा हमारा था ILO का संकल्प पत्र, और इसके माध्यम से जो हमने कोशिश की कि हम महिलाओं के और जो हमारे गैर भुगतान वाली सेवाएं हैं उनकी हम गणना कर सकें, उसको हम GDP के साथ जोड़ के किस प्रकार से देख पाएंगे, इसको हम सुनिश्चित रूप से स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसमें विशेष रूप से जो अनौपचारिकों, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनकी योगदान की जो गणना है उसको हम बेहतर ढंग से नहीं कर पाए हैं, और यह जो है हमारी सबसे बड़ी कमी है। कई सारे जो आंकड़े हैं वो यह बताते हैं कि भारत में जो अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर का जो योगदान है वो लगभग 90% है, और इसके अलावा जो महिलाओं द्वारा जो घरेलू कार्य किए जाते हैं उनको भी बेहतर ढंग से गणित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की अर्थव्यवस्था में योगदान की हम गणना कर सकें। यही कारण है कि कई सारे विद्वानों का कहना है कि जो टाइम यूज सर्वे है उसे हमें नियमित आधार पर किए जाने की ज़रूरत है, और जो समय समय पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो रोजगार सर्वे आदि किए जाते हैं उसको भी जो है हमें इससे जोड़ के देखना चाहिए, ताकि रोजगार के आंकड़ों को गैर रोजगार के आंकड़ों के साथ जोड़ के हम उस कार्य की गणना कर सकें जिससे पुरुष और महिला बेरोजगार वाली गतिविधियों में या फिर रोजगार वाली गतिविधियों में किस प्रकार से योगदान करते हैं। इसके तहत केवल और केवल इस बात को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति सीधे सीधे रोजगार के माध्यम से ही वस्तु और सेवाओं का ही उत्पादन कर रहा है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो महिलाओं आदि द्वारा जो गैर रोजगार गतिविधियों के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है वह भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह जब तक गणित नहीं किया जाएगा तब तक जो गैर रोजगार गतिविधियां हैं उनके महत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। तो कहने की बात यह हुई कि टाइम यूज सर्वे के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को सार्थक रूप से पहचान सकते हैं। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो संबंधित है डिजिटल नेशन से। अभी हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा बेंगलुरु टेक समिट में भागीदारी की गई और उनके द्वारा भारत को एक डिजिटल नेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके संदर्भ में उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार से भारत ने डिजिटल क्षेत्र में अनेक कार्यों को किया है। जैसे कि हमारे पास जो इंटरनेट तक सुविधा है उसमें स्मार्टफोन और इंटरनेट के तार आदि के माध्यम से, ब्रॉडबैंड, वाईफाई आदि के माध्यम से लगभग 75 करोड़ कनेक्शन विद्यमान हैं। इसके तहत मुख्य रूप से
फिनटेक क्षेत्र में, फिनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों के संयुक्त रूप के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी विकास किया है, जिसके माध्यम से हम न केवल वस्तुओं और सेवाओं को डिजिटली अवेलेबल करवा सके हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन आदि का भी बेहतर विकास हमारे द्वारा किया गया है। इसके तहत कोरोना काल में भी हम वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्राप्त कर सके हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत में वर्तमान में डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं, उस पृष्ठभूमि में अनेक विद्वानों का ये कहना है कि भारत को एक डिजिटल नेशन होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी भी काफ़ी कुछ कार्य करना होगा, जिसके तहत हमें सरकारों द्वारा जो ई गवर्नेंस के मोड या ई गवर्नेंस की जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसमें हमें एक ऐसी ओपन, भागीदारी मूलक, सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को निर्मित करने वाली एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जिस पे लोग विश्वास कर सकें। इसके तहत हमने ई गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सिटीजन सेवाओं को दिया है। इसके तहत हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को अपनाया है और इसके माध्यम से जो सरकारी लाभ हैं वो एक डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, एक डिजिटली भुगतान के माध्यम से लोगों के बैंक खाते तक पहुंच रहे हैं। इसके तहत हमने न्यायिक क्षेत्र में भी डिजिटल क्रांति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिसमें टेली लॉ स्कीम के माध्यम से विधिक सलाह 4 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे व्यक्तियों का ये मानना है कि यह जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं, हालांकि इसके तहत हमें अन्य क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि रोड सुरक्षा के संदर्भ में हमें कुछ ऐसे ऑनलाइन उपाय करने होंगे, हमें कुछ ऐसे समाधान उपाय तलाशने होंगे कि जो रोडों में जो होने वाले जो एक्सीडेंट हैं उसे हम किसी प्रकार से रोक सकें और इसके माध्यम से जो हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों की जो मृत्यु हो जाती है उसको हम रोक सकें। इसके तहत हमें विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलीकरण करने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में समावेशीकरण को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जैसा कि वर्तमान में देख रहे हैं कि डिजिटल डिवाइस या आप कह सकते हैं डिजिटल डिवाइड गरीबी अमीरी के भेद के माध्यम से जो हमें सामने दिखाई दे रही है, उसके तहत हम इस कमी को दूर कर सकें। इसके तहत हम सभी तक स्वास्थ्य सुविधा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ावा दे सकें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड योजना जो प्रारंभ की गई हैं वो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा सभी को वहनीय रूप में, जिसमें आवश्यक दवाएं मुफ्त प्राप्त हो सकें, इसके लिए हमें जीडीपी के अनुपात में जो खर्च है उसको बढ़ाना होगा। इसका प्रारंभ हम कर सकते हैं कोविड-19 की वैक्सीन से, जिसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो जनता तक सबको मुफ्त और स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो सके और इसके लिए हमें डिजिटली भी काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ समय समय पर यह भी सलाह दी जाती रही है कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, विशेष रूप से जो सरकारी सेवाएं हैं, उनको अगर हमें डिजिटली प्रस्तुत करना भी है तो वो समयबद्ध होने चाहिए, यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित समय में किए जाने की ज़रूरत है, तभी सरकारी विभागों के प्रति जनता का विश्वास बना रह सकेगा। तो सुशासन को बेहतर करने के लिए, ई शासन को बेहतर करने के लिए हमें जो डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है उसके निवारण के साथ ही हमें समावेशीकरण को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तभी वास्तव में एक डिजिटल नेशन का जो सपना है वो साकार किया जा सकेगा। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है अमेरिकी राजनीति से, जहां पे अमेरिकी चुनाव में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन हैं
वो जीत गए हैं। इसके बावजूद जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनके द्वारा अमेरिकी चुनाव व्यवस्था पर अभी भी काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने चुनावों में धांधलेबाजी का आरोप लगाया है। उसमें जो कोविड-19 की पृष्ठभूमि में जो मेल इन वोटिंग हुई है या फिर जो पत्रों के माध्यम से जो वोटिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो वोटिंग प्रक्रिया जो बढ़ी है, उसको भी उन्होंने प्रश्नों के दायरे में ला दिया है। और वो खुद जो हैं अपने माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि कोविड-19 के खतरों के बावजूद वो उसको माने नहीं। इसके तहत खुद राष्ट्रपति सोशल डिस्टेंसिंग मानकों को मानने को तैयार नहीं हैं। वो मास्क आदि पहनने पर बल नहीं दे रहे हैं और इसके माध्यम से वो डेमोक्रेट पार्टी पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनावों को चुरा रहा है। चुनावों को चुराने का मतलब क्या हुआ कि कोविड-19 का भय दिखा के मेल यानी डाक द्वारा वोटिंग प्रक्रिया को बढ़ाया गया और डाक द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के तहत जो धांधलेबाजी की गई उसके माध्यम से जो बाइडेन ने अपनी जीत को सुनिश्चित किया है। तो यह जो कुछ ऐसी बातें हैं वो लगातार आरोपों के रूप में की जा रही हैं। इसके संदर्भ में ट्रंप द्वारा जो केस हैं वह भी किए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के बावजूद किसी प्रकार के चूंकि उनके द्वारा सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके लिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो जनवरी में जो सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित रूप से हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि जो विधायिका है, जो वहाँ की सीनेट है या जहाँ की जो लोअर हाउस है, उसको विश्वास में लेकर कार्य किया जा सके। इसके तहत न्यायपालिका की भी सकारात्मक भूमिका आगे हो सके, इसको सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सब मिलकर कार्य कर सके। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं यह ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के समान ही अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक पद्धति में जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो बिना किसी आरोप के हो, वो स्पष्ट रूप से हो, वो समयबद्ध रूप से हो, जो सत्ता हस्तांतरण है वो भी सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत हो, ये किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग राजनीतिक दल विभाजन की स्थिति में दल विशेष के इलेक्शन सिंबल के उपयोग को समाप्त कर सकता है। अंतिम प्राधिकरण के रूप में, दूसरा स्टेटमेंट है, अंतिम प्राधिकरण के रूप में इलेक्शन सिंबल्स पर विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन कौन कौन सा है ये देखना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अगर सत्य कथन की हम पहचान करें तो सत्य कथन में पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो अंतिम प्राधिकरण के रूप में जो इलेक्शन सिंबल पर जो विवाद होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस संबंध में दूसरा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक, ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में अभी हाल में ही केरला हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, वो इस मामले में शक्ति रखता है, जिसके तहत इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का जो ये प्रावधान है, जो ये ऑर्डर है, वो भी इलेक्शन कमीशन को शक्ति देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 भी इलेक्शन कमीशन को इसके संदर्भ में शक्ति देता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश रुपे कार्ड स्वीकार करते हैं? सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और जापान। विकल्प देख लेते हैं, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 कि 1, 2, 3 और 4। तो रुपए कार्ड के संदर्भ में हमें यह देखना होगा कि आज इसके संदर्भ में खबर आई है जिसमें भूटान द्वारा इस बात को नकारा गया है कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का चाइनीज़ विलिस का निर्माण हुआ है।
हाल के समय में जो भूटान है उस पे चीन द्वारा अपना प्रभुत्व जमाए रखने के काफ़ी उदाहरण देखे गए हैं। भारत ने भी ये प्रयास किया है कि भूटान चीन के किसी प्रकार के दबाव में ना आए। इसके चलते भारत और भूटान के मध्य जो सहयोग है उसको भी बढ़ावा दिया गया है और इसी के तहत भूटान द्वारा रुपए कार्ड भी स्वीकार किया गया है। अगर रुपए कार्ड के बारे में बात किया जाए तो रुपए कार्ड भारतीय प्रकार का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है जो एटीएम, पीओएस उपकरणों के साथ विभिन्न ई कॉमर्स वेबसाइटों पे भी स्वीकार किया जाता है। इसको 2012 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया और रिजर्व बैंक ने जिस प्रकार से भुगतान को घरेलूकृत करने, ओपन करने और बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने के दृष्टिकोण को रखा था, उसको पूरा करने के लिए रुपए कार्ड की महत्ता है, जो भारत, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया में मान्य है। इस आधार पर अगर हम देखें तो सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात तो है, रूस और जापान इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1, 2 और 3। ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होयसल शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किन मंदिरों का निर्माण किया गया था? चेन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर टेम्पल, केशव मंदिर कि लक्ष्मी देवी मंदिर? विकल्प हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो होयसल शासकों द्वारा ये चारों के चारों मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2, 3 और 4। आज के इसमें खबर आई है जिसमें एक प्राचीन काली देवी का मूर्ति प्राप्त हुई है हासन के पास, और यह जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मानी जाती है कि होयसल काल की है। तो होयसल काल के मंदिर काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। लक्ष्मी देवी का जो मंदिर है वो एक चतुष्कोणीय, यानी आप कह सकते हैं 4 मंदिरों की शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 मंदिर एक साथ हैं। इसका जो निर्माण है वो 1113 ईस्वी में होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चारों इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं आईपीयू। तो आईपीयू की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर संसदीय कांग्रेस के रूप में लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आईपीयू मुख्य रूप से सार्वजनिक कोष से सदस्यों द्वारा वित्त पोषित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो आईपीयू की जो स्थापना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं हुई थी, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम एलिमिनेशन आधार पर देखें तो अगर पहला को हम काट दें तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, यहाँ से भी हमारा बी आंसर निकलता है। अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनको जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का एक्सटर्नल ऑडिटर चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युगांडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? ये पश्चिम मध्य अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। युगांडा अफ्रीकी ग्रेट लेक क्षेत्र में है। तो सही कथन पहचानना है, केवल 1, केवल 2, दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो युगांडा जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका में ना होकर पूर्व मध्य अफ्रीका में अवस्थित है। बाकी सब इसमें कथन सही हैं। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, उत्तर होगा हमारा बी, केवल 2। तो हाल में यह खबर देखी गई है जिसमें युगांडा में जो सत्ता संघर्ष है उसके चलते काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, और यह जो है थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि अफ्रीका में जो राजनीतिक संघर्ष हैं वो काफ़ी देखे जा रहे हैं। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो यह हमारा है युगांडा, इसकी राजधानी है कंपाला, और यह जो है कई झीलों के क्षेत्रों में है, जिसमें आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया है, एक ये इधर आप देख सकते हैं लेक अल्बर्ट है, और दूसरे भी कई सारे देश हैं आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दक्षिणी सूडान,
कीनिया, तंजानिया, रवांडा, यह जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मर्चेंट बैंकरों द्वारा बनाया गया प्रारंभिक पंजीकरण दस्तावेज है जो संभावित आईपीओ बनाने वाली कंपनियों के लिए बनाया जाता है। दस्तावेज इस कारण को स्पष्ट करता है कि कंपनी जनता से पैसे क्यों जुटाना चाहती है। इसमें पेशकश किए जा रहे शेयर की कीमत या संख्या का विवरण होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से सही कथन की पहचान करनी है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ का मतलब क्या हुआ कि वो शेयर बाजार में खुद को सूचीबद्ध करा के अपने शेयर को बेचने आदि के माध्यम से पैसा जुटाना चाहती है, तो अपने बारे में सूचना देने के लिए एक कह सकते हैं पत्र छपवाती है, एक कागज छपवाती है, जिसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी के द्वारा कंपनी के संदर्भ में उसके प्लान्स के बारे में जानकारी होती है। लेकिन उसमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो जो शेयर वगैरह जारी करेगी वो कितने होंगे, उनकी कीमत क्या होगी। तो तीसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 बी हमारा आंसर होगा। तो हाल में ही सेबी द्वारा इसके संदर्भ में जो बड़े आईपीओ लाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ नियमों को सरल बनाया गया है, जिसके चलते जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो फिर से चर्चा में आ गया है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, कोरिया। तो अगर हम G20 देशों के बारे में बात करें तो G20 के सदस्य देश कौन से हैं, तो देख सकते हैं आप अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, दक्षिणी कोरिया है ये, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस और ईयू, यानी 19 देश और यूरोपियन यूनियन, यह है इसके सदस्य हैं। ये मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इसमें, ठीक है, इसमें जो है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ईरान शामिल नहीं है। ठीक है, तो ईरान कट गया हमारा। अब इसमें अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना इसका सदस्य है। ठीक है, मैक्सिको भी इसका सदस्य है, दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य है और तुर्की भी इसका सदस्य है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, सीधा आंसर निकल आया। दूसरे के बारे में बात करें तो देखिए मलेशिया जो है इसका सदस्य नहीं है, तो ये कट जाएगा। इसी तरीके से इसमें आप कह सकते हैं, जिसमें इंडोनेशिया जो है इसका सदस्य है, जापान जो है इसका सदस्य है, ठीक है, दक्षिण कोरिया इसका सदस्य है, लेकिन जो हमारा सिंगापुर है वो इसका सदस्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं। इस मैप के माध्यम से हम G20 देशों को भी याद कर सकते हैं। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का RCEP से बाहर रहने का फैसला भविष्य में भी जारी रह सकता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में नई दिल्ली द्वारा इससे दूरी बनाई गई थी वे परिस्थितियां अभी भी नहीं बदली हैं। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। टाइम यूज सर्वे क्या है? TUS। इसका उपयोग समय समय पर किसकी गणना के लिए किया जाता है? भारत में टाइम यूज सर्वे की स्थिति को स्पष्ट करते हुए हालिया उदाहरणों के साथ चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज के इस अंक के माध्यम से हमने यह प्रयास किया कि द हिंदू अखबार में आए हुए अधिक से अधिक जो समाचार हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ कर सकें। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप के तहत हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक चीज़ों की चर्चा आपके साथ की जा सके। यदि आपको हमारे लेसन्स और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। होपफुली आपको हमारे जो कंटेंट है वो और ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज के सत्र में फ़िलहाल इतना ही। तब तक बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।